अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं चौधरी अदनान साहब के पास, जो PP 14 से रावलपिंडी से PTI की तरफ से MPA भी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और पंजाब गुड गवर्नेंस के मेंबर भी हैं। दूसरा, चौधरी अदनान किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। रावलपिंडी में कई करप्शन केसेस, कई अराज़ी स्कैंडल्स की ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा नज़र थी, जिसको इन्होंने हाईलाइट किया और काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुपों से लोगों के कब्ज़े वागजार कराए। महकमा माल के अंदर होने वाली करप्शन बेज़ातियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी नज़र है। चौधरी साहब से पूछेंगे वो क्या कहते हैं और उन्होंने अपने अवाम की और हल्के के लोगों की खिदमत कैसे की और किस तरह इतने ज़्यादा उहदे रखने के बावजूद वो अपने हल्के को टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खोज में आज हम मौजूद हैं चौधरी अदनान साहब के साथ। आप PP 11 में से PTI की टिकट पर MPA के इलेक्शन लड़ के MPA मुंतखब हुए। इस वक्त आप सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं, उसके बाद पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। चौधरी साहब से पूछेंगे कि आपने बड़े छोटे लेवल से सियासत शुरू की, बड़ी मेहनत की, बड़े अवामी खिदमत करने के बाद आज आपको अल्लाह ताला ने इतने ओहदों से नवाजा। इमरान खान साहब का आपके ऊपर खुसूसी इत्मीनान है और वो आपको हमेशा अपने अहम इश्यूज़ में बुलाते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। पंजाब की सियासत हो या लोकल रावलपिंडी की सियासत हो, आपका हर जगह पे कारकुन आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक हैं? चौधरी साहब ये बताएं कि आपने रावलपिंडी से अपनी सियासत का आगाज़ किया, फिर आप यहाँ से पहुँचे पंजाब असम्बली तक, तो ये सफ़र कैसे अबूर किया? बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल सफ़र था जी। और मेरा ख़्याल में इलेक्शन भी मैं हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जो खान साहब ने उस वक्त आके यहाँ पे, जब मेंबरशिप कैंपेन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त जो झंडा चेची मेरी रिहाइश पे खान साहब आए और उनके साथ आमिर कियानी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, सारे लोग थे पार्टी की सीनियर क़यादत। तो उस वक्त जो उन्होंने जुमला बोला ना, बस मैं समझे उसका पैरा दे रहा हूँ उस जुमले का। और खान साहब का वो ऐलान, मेरी जो सियासत थी, फिर उसके बाद आप देखें कि रिकॉर्ड लीड से मैं जीता। तो उस वक्त जो फ़ज़ा थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद उस वक्त भी था और अब भी है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एतमाद पे कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा उतरूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि खान साहब चंद लोग हैं जिन पर इतमाद करते हैं, उनमें से रावलपिंडी में अगर देखा जाए तो आप सरफ़हरिस्त आते हैं। आपने आज तक वजारत नहीं ली, आप फिर भी PTI के साथ खड़े हैं और PTI के हर मामलात में आप आगे देखा जाता है। रावलपिंडी की बात करें या पंजाब लेवल की बात करें, उस्मान बुज़दार साहब भी आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वजह क्या वजारत ना लेने की? देखें जी, वजारत कोई मकसद नहीं है ना मंजिल है। मकसद ये है कि एक जो हम विजन लेके आए हैं, जो नज़रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि एक अच्छी साफ़ सुथरी क़यादत होनी चाहिए सियासी तौर पे, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए और मुल्क को जिस दलदल में धकेल दिया गया है पिछली कई दहाइयों से, उसको निकालने के लिए बड़ा वक्त दरकार है और बड़ा मुश्किल काम है। वो टास्क समझें, जिस तरह पाकिस्तान बनने पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी और एक वो तारीख़ है, उस तरह इस मुल्क को भी अब दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए जो तारीख़ रकम हो रही है, उसमें हमारा वो मकसद है। हमारा मकसद कोई, मेरा ख्याल है, असेंबली में पहुंचना भी नहीं था। मैं पहले नहीं भी पहुंचा था, तब भी मेरी शनाख्त पिंडी में थी, इज़्ज़त भी थी। और आपने बात की, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एतमाद मुझे हासिल है, CM साहब का बड़ा एतमाद हासिल है। बल्कि CM साहब का तो मैं बुज़दार साहब का मशकूर हूँ कि जब मैंने जान हाल पे फील्ड हॉस्पिटल बनाया कोरोना के दिनों में, तो उन्होंने स्पेशल विज़िट किया और उन्होंने उस वक्त भी जो मेरा था सिलसिला उन्होंने बड़ा किया। मकसद वजारत नहीं है, मकसद ये है कि आप एज ए शहरी भी बड़ा काम कर सकते हैं, एक आम इंसान की हैसियत से भी काम कर सकते हैं। हाँ, अख्तियारात का बड़ा रोल है और मैं समझता हूँ कि ऐसी वजारत का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप खाली गाड़ी के आगे झंडा लगा के फिरें और अख्तियारात आपके पास ना हो, या जो काम आप आवाम की बेहतरी के लिए करना चाह रहे हो वो आप ना कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि इंसान उस वजारत से भी पीछे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होते हैं और फिर अपने उन लोगों के आगे भी जवाब देते हैं जो आप पे एतमाद करते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल टास्क है इस वक्त भी जो मेरे पास टास्क है, और जो खान साहब से मीटिंग्स में बात हुई है, सबसे मुश्किल टास्क मुझे दिया है। उसके लिए किसी वजारत की ज़रूरत नहीं है, वो उससे बड़ा टास्क है। तो रावलपिंडी में आपने शेख रशीद साहब के साथ काफ़ी तवील अरसा गुजारा, बुरे वक्त भी देखे और उसके बाद भी आप उनके साथ अटैच रहे। उसके बाद PTI
में आपने शमूलियत इख्तियार की, पीटीआई के बल्ले के निशान से आपने जब इलेक्शन लड़ा तो आपको बड़ा टफ मुकाबला था इस झंडा चीची में। आपके मुखालिफ उम्मीदवार बड़े मजबूत थे, फिर भी आपने क्लीन स्वीप किया और इतनी बड़ी लीड से हराना, और इतनी बार हारने के बाद और इतनी बड़ी लीड से हराना, ये आप बताएं कि कैसे आप? सब अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, अल्लाह ताला का करम है। और जो लोग कहते थे कि अदनान काउंसलर नहीं बन सकता, उन्होंने देखा कि फिर इलेक्शन कमीशन ने 2018 का जो पहला रिज़ल्ट अनाउंस किया वो मेरा था। इतनी लीड थी, और मेरे जो हल्के से एमएनए हैं उनके वोट तकरीबन बराबर हैं। तो और पहला इलेक्शन था ये कि मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट था मेरे मुकाबले में, ये पंजाब का वाहिद रिज़ल्ट था कि वो अपनी जो जहाँ पे उनकी रहाइश थी वो भी सारी की सारी वार्डें वो हारे मुझसे। सो एक फ़िज़ा थी, और मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह ताला का करम था। और उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इमरान खान के, मैं अपने फिर आपको कहा कि जो झंडे में वर्ड्स अदा किए थे उस वक्त कि इंशाअल्लाह ताला अदनान एक तारीख़ रकम करेगा और बहुत सारे लोगों की सियासत ख़त्म करेगा। मैं नाम नहीं लेता था, वो देखें आप 3 सालों में सियासत तो बहुत सारे लोगों की ख़त्म हुई, बहुत सारे लोग बेनकाब भी हुए। ये जो सियासी लबादा ओढ़े 2 नंबर लोग थे वो बेनकाब मैंने किए। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर का एतमाद और प्राइम मिनिस्टर की वो डायरेक्शन ना होती तो मेरा ख्याल है मैं भी बेबस था। ये इतना मजबूत माफिया और नेटवर्क है कि ये तमाम पार्टीज़ के इन्वेस्टर हैं। ये लोग जितनी पार्टियां हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल, उन सब के साथ इस माफिया का ऐसा ताल्लुक था। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल के रिक्वेस्ट की, और जब उनकी डायरेक्शंस हुई तो वो सारे लोग बेनकाब हुए। आज सारे चोरों की तरह फिरते हैं छुप के। आज कोई बंदा जो है वो, मैं तो कहता हूँ कि आए मुकाबला करें, आए अपना, अगर आप पे कोई केसेस बने हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं तो बताएं आके। लेकिन क्यों वो नहीं बता सकते? क्योंकि सारा 2 नंबर का माल है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया गया है वो पिंडी और इस्लामाबाद की ज़मीनों को बेच के बनाया गया गलत तरीके से। जो साहब, एक रावलपिंडी की सियासत में आपने एक ऐसा किला अबूर किया था जिसमें बाप, बेटा, चाचा, ताया, वो एक मखसूस हल्का था जो रावलपिंडी की सियासत के ऊपर बड़े अरसे से बैठा हुआ था। बाप, बेटा, ताया, चाचा की सियासत को ख़त्म करने के लिए आप अकेले निकले और आपने उनको दफन कर दिया। इसमें आप बताएं कि क्या रोल था और किस तरीके से आपने इतने बड़े ख़ानदान का मुकाबला किया? देखिए जी, मेरी 20 साल की स्ट्रगल थी कॉलेज लाइफ से लेके अब तक, और इसमें मेरे वालिद साहब की बहुत बड़ी हौसला अफजाई थी, दुआएं थी मेरे साथ। और मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझे उस मकाम पे देखेंगे जिस पे वो देखना चाहते थे। और मेरे साथ बहुत सारी बड़ी अजीम हस्तियों की दुआएं हैं, और मेरी जो ज़िंदगी है वो मैं समझता हूँ कि मैं तो हर दिन को आखिरी दिन समझ के चलने वाला बंदा हूँ। ये जितना माफिया के लोग हैं, मैं इनको बड़ा तारीख़ में जानता हूँ कि पीछे इनके बैकग्राउंड क्या है, माजी क्या है, और कितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से सारे लोग। पूरे शहर को पता है, एक भरम पर्दा अल्लाह ताला ने बनाया होता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन मुझे ये पता था कि इनकी बेस नहीं है, ये लोगों का माल इसी तरह हड़प करके 2 नंबर तरीके से, और सियासत को ये कहते तो लोगों के जलसों में तो कहते हैं हम बड़ी खिदमत की सियासत करते हैं, लेकिन बेसिकली मेरे मुखालफों की जो है वो माल बनाने की सियासत थी। और यही वजह थी कि मेरा वो जो सब्र था और जो आजमाइशें थी बड़ा साल चली। मैंने पता नहीं कितनी FIRें जैली जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाए गए वो भुगते, बहुत सारी चीज़ें हुई, ज़िंदगी में अरूज जवाल आते रहे, लेकिन मैं साबित कदम रहा। और मेरा ईमान बड़ा मजबूत है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। सो जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो बहुत सारे और भी MPs थे जिन पे खान साहब की नज़र नहीं पड़ी। बहुत सारे बड़े बड़े लाइक और काबिल लोग भी थे, लेकिन वो अपने हल्के में एक मखसूस हद तक सियासत करते थे। माफियाज का मुकाबला करने का हर बंदे का दिल नहीं होता। इतना बड़ा दिल जो अल्लाह ताला बनाता है वो, या मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन कि उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शन दी कि कोई अपना भी अगर इसमें आए ना तो आपने छोड़ना नहीं, आपने उसकी भी फाइल तैयार करनी है। और मुझे ये जो उनके अल्फाज थे कि मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैंने वो काम किया और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की जहाँ पे बात आई है, वो काफ़ी अरसे से करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने एक बात, हमेशा वो एक बात कहते हैं मैं अकेला भी रह गया तो मैं किसी चोर को छोड़ूंगा नहीं, मुझे किसी ओहदे की फ़िक्र नहीं है, मैं अकेला भी रह इनसे लड़ूंगा कि नया पाकिस्तान का जो मैं एक विजन लेके आया हूँ मैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इन जितने डाकू चोर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके हैं, इनका मुकाबला कर पाएंगे?
देखिए जी, बिल्कुल कर पाएंगे और कर रहे हैं वो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तो आवाम को नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो लोग कानून साजी कर रहे हैं, जो इदारों में बैठे हैं, जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सिस्टम को देख के चल रहे हैं कि वाकई ये जो देखे ना, पहले यही पिंडी इस्लामाबाद था, इधर क्या हालात थे, थाने इधर बिकते थे, पेट्रोलखाने इधर बिकते थे, कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं थी। अब आपको खुद माहौल चेंज नज़र आता है। ये जो विजन था प्राइम मिनिस्टर का कि मैं मुकाबला करूंगा। दूसरी बात ये है कि खाली प्राइम मिनिस्टर ने तो सारे काम नहीं करने, आखिर हमारा और आपका भी तो कोई फ़र्ज़ है। अगर मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, लोगों का एतमाद है, लोगों ने वोट दे के असम्बली में पहुंचाया है, तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं हल्के में अपने क्राइम्स को रोकूं, मनशियात फरोशों को रोकूं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊं, कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई कराऊं? कानून का एक डर होना चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जितने MNA MPAs थे वो तो सारे माफियाज के साथ, वो तो सिर्फ अपने वोटों की फिक्र में रहते थे कि किससे हमें वोट पोल कराने हैं, किसने हमारा जलसा कराना है, किसने हमारी मीटिंग करवानी है। प्राइम मिनिस्टर की ये सोच नहीं है। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा कि आप अपना सोच रहे हैं, आप मुल्क का सोचें। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आवाम का सोच रहे हैं, आवाम ना हमें वोट दे, लेकिन आवाम हमें ये, हम ज़मीर हमारा मुतमईन होगा कि हमने आवाम की बेहतरी के लिए जो हम कर सके, इस माफिया से टकराए, चोरों से टकराए, डकैतों से टकराए, मनशियात फरोशों से टकराए। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 नंबर किस्म के लोग जो सियासी लबादा ओढ़ के बड़े कितने अशरों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमने उनको बेनकाब किया। लोगों को सियासी शऊर अगर दिया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के विजन ने दिया। आपका कहने का मकसद है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि तब्दीली ऊपर से नहीं आएगी, तब्दीली नीचे से आएगी, तो आपने भी उनके विजन के मुताबिक कहा था कि नीचे मेरिट पे अगर टिकट दिए गए तो ऊपर तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। बिल्कुल, मेरिट पे अगर आप टिकट लोकल लेवल पे देते हैं, देखिए हार जीत गलत बात है, लेकिन इंसान का ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। अगर पार्टी लीडरशिप मुझे ये एतमाद करती है मुझ पे, कि मुझे इख्तियार देती है कि आप उस कमेटी का हिस्सा हैं और आपने अच्छे लोगों का फैसला करना है, पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि गलत लोगों को आप टिकट दें। लेकिन यहाँ की लोकल लीडरशिप अगर अपने लॉबी करेगी और 2 नंबर लोगों को टिकट देगी, मुझे तो ये डर था कि नून से मिले हुए हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि ये मुखालिफ लोगों को जिताने के चक्कर में, जब आप कमज़ोर कैंडिडेट देते हैं, जिसके पास 1 रुपया लगाने के लिए नहीं है, कमज़ोर तरीन कैंडिडेट है, रेपुटेशन भी नहीं है। चले गरीब आदमी, एक अलग बात है, पार्टी लीडरशिप का काम है कि गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करे, लेकिन कम से कम उसका करैक्टर तो हो ना, कोई उस पर उंगली तो ना उठा सके कि पुलिस का टाउट है, मनशियात फरोश है या कोई ऐसी बात है। तो मैंने तो इख्तलाफ किया और आगे भी मेरा इख्तलाफ किया रहेगा। आपका मकसद है पढ़ी लिखी की आदत होना ज़रूरी है, गरीब होना ज़रूरी नहीं? देखें, पढ़ी लिखी की आदत में 2 तरह के लोग हैं जी। एहसास होना चाहिए। बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग मैंने अनपढ़ देखे हैं लेकिन दूसरों का एहसास करते हैं। आप पंजाब में चले जाएं, बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं, MNA MPA तक गए हैं, लोकल लेवल पे बड़े ज़बरदस्त सियासत करते हैं, अनपढ़ लोग हैं लेकिन इंसाफ करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, किसी का हक नहीं मारते, इंसाफ पे मबनी फैसले करते हैं। तो ये बात नहीं है कि आपका पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी है, लेकिन जो शहरों में मामलात हैं, अब एक बंदा अपने नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं लिख सकता। आप कहें जी इसको टिकट दे के हम कंटोनमेंट की सियासत करवाएं, तो नून में तो ये बात हो सकती है, हमारी पार्टी में तो नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद चौधरी साहब से मज़ीद पूछेंगे कि उन्होंने अवाम के लिए अपने हल्के में क्या क्या खिदमात अंजाम दी। सबसे पहले मैं आता हूं कोरोना पे। कोरोना में रावलपिंडी में जान हाउस का एक बहुत अहम किरदार रहा है। आपने जान हाल का, आपने इसमें एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया जिसमें 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएगी। इतनी बड़ी तादाद डेली आना, उसको मैनेज करना कैसे उसको मैनेज किया? देखिए जी, जब मेरे वालिद साहब हयात थे और कोरोना जब आया तो सारे चीज़ें बंद हो गई। हमारा जो जान शादी हाल था स्कीम 3 में बोस्तान खान रोड पे, इसी तरह वो था। और हमारा स्टाफ भी, वालिद साहब ने कहा नहीं स्टाफ को नहीं करना इस तरह, क्योंकि इनका रोज़गार हमसे चलता है, तो सारों को हम पे कर रहे थे, तनख्वाहें दे रहे थे। हालांकि सारे हाल बंद थे, सब कुछ था। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, रोज़ हमारी दूसरे दिन मीटिंग्स होती थी इस बारे में। लॉकडाउन भी स्मार्ट लॉकडाउन था और बाकी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप इस तरह करें कि बड़ा ख़तरा है, लोगों हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रही, ये वो, तो अगर आप इसको, स्टाफ हमारे पास वैसे ही है, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आ जाए और आप इसको एक फील्ड हॉस्पिटल बना दें। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने एक लेटर लिखा CM साहब को
कि मैं अपने खर्च पे ये करना चाहता हूँ अपने जान हाल को, कि 8 कनाल वो जगह है और बड़े बड़े हॉल्स हैं और उसमें। तो सीएम साहब ने डीसी साहब को डायरेक्शन कर दी, डीसी कैप्टन रिटायर अनवार साहब थे उस वक्त, उन्होंने आके विज़िट किया, उन्होंने उसको कहा कि ये बड़ी अच्छी जगह है, सूटेबल है, क्योंकि वो पहले उसकी एसओपी बनाई गई सारी, डॉक्टर्स का विज़िट हुआ, फिर मैंने उसमें हमने अपने सारे फोकल पर्सन की मीटिंग की और उसमें हमने फील्ड हॉस्पिटल, बेड्स भी और बाकी चीज़ें भी और सब, मतलब वो चीज़ें जो हर हॉस्पिटल में होती हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दी, स्वाय मेडिकल इक्विपमेंट के। वो क्योंकि ज़ाहिर है वो मेडिकल से था सिलसिला सारा, उन्होंने हमें कहा कि हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज देंगे, बाकी चीज़ें भेज देंगे, डॉक्टर्स की टीम आ गई। वो अल्लाह ताला ने करम किया कि वो कोरोना जो है उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं फैला कि हमें उस हॉस्पिटल को उस इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन वो 3-4 माह हमने रखा कि भाई किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो कम से कम इस पूरे इलाके में देखिए जी, जितनी मेरा ये हल्का था, PP 11 के साथ मुहल्का, PP 13 का भी, और बाकी जितनी आबादियाँ स्कीम 3 से लेके और बनारस टाउन तक, अफजल टाउन तक, उसके बाद ढोक मुंशी, ढोक आला खान, चकलाला, ये ढोक जो है चौधरियाँ, फिर गुलरेज, बहरिया तक ये ज़्यादा था, तो कोई इसमें ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। तो वो हमने फिर वो सिलसिला किया। उसके बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हुई, बल्कि बड़ी अहम बात है कि सीएम साहब आए कमिश्नर ऑफिस, तो डेवलपमेंट की मीटिंग पे और कोरोना के हवाले से और बाकी सिलसिला उन्होंने कहा जी हम करते हैं, क्योंकि उन दिनों में सबसे बड़ा इशू था वो कोरोना से का था। तो उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा डेवलपमेंट्स की स्कीमें सारी रोक दी जाएँ और इस पर सारा पैसा लगाया जाए। और वहाँ से हमारे MPA इजाज़ खान जहाज़ी साहब ने सीएम साहब को कहा कि चौधरी अदनान साहब ने हॉस्पिटल बनाया है अपने जान हाल को, तो अगर आप विज़िट कर लें। तो सीएम साहब ने कहा वो यहाँ से कितना दूर है? कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से कहा कि ये बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मीटिंग के बाद हम चलते हैं। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी, क्योंकि इस पूरे बेल्ट में कभी सीएम साहब किसी भी दौर में कोई सीएम नहीं आए थे। तो जब वो आए तो मैंने एक तो इस पूरे इलाके के पानी के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर दी, मैंने कहा अब सीएम साहब आए हुए हैं। दूसरा मैंने ये रिक्वेस्ट कर दी कि आप इस इलाके को बहुत बड़ा फंड दें, क्योंकि बहुत पसमानदा इलाका है। क्योंकि कुछ हमारा इलाका जो कैंट में आता है वो कुछ बेहतर है, लेकिन कैंट में भी पसमानदा इलाके बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह वो जो हमारी बेल्ट थी, ढोक आला खान, जब्बी और ये इलाके, ढोक मुंशी और इसके साथ जाबा वगैरह का एरिया, ये सारी आसपास सोसाइटियाँ थी और बीच में पसमानदा इलाके थे और पुराने लोग थे और बड़े अच्छे लोग हैं इन इलाकों के। गरीब ज़रूर आबादियाँ हैं, लेकिन उधर कोई 30 सालों में काम नहीं आता। फिर मैंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट करके फ़ंड ले लिया। फिर अमार चौक जब वो वापसी पे आए तो उनको था कि अमार चौक में सिलसिला था। फिर वो उस वक्त जो कोर कमांडर थे और स्टेशन कमांडर थे, उनसे मीटिंग्स हुई। अमार चौक का हमने बहुत बड़ा फंड लिया। तो सीएम साहब का वो जो विजिट था, ये मेरे पूरे हल्के की तकदीर बदली है किस्म की। सुनहरी विजिट था, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद मैंने फिर वो बंद नहीं किया जी फील्ड हॉस्पिटल, उसकी ज़रूरत भी खैर नहीं पेश आई। उसके बाद मुझे डीसी साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा जी कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने हैं। तो फातिमा जना यूनिवर्सिटी को हमने बनाया और वहाँ पे लोग बेचारे बड़े, उन दिनों में गर्मियाँ थी तो उन्होंने कहा धूप में खड़े होते हैं, कोई सामान नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपको पता ही है वसाइल हमारे पास जो है। तो फिर मैंने उस अपने हॉल को, क्योंकि वहाँ हर चीज़ अवेलेबल थी, और हमने सारे जो हॉल्स थे वो दे दिए वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। 5 लाख से ज़ायद लोगों को इस अरसे में, उस वक्त से लेके अब तक, वहाँ से लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। और पूरे पिंडी में सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीनेशन किसी जगह हुई तो वो जान हाल पे हुई, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारी चीज़ें दी। हालांकि मैं उसके बाद अगर इसको 10-12 लाख 15 लाख महीना किराए पे देना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। सो वो बड़ा अच्छा स्टेप गया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस हवाले से भी। और बल्कि बहुत सारी मेरी मुखालफत भी पड़ी कि उन्होंने कहा पैसे ले लिए हैं, कि उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर गवर्नमेंट से पैसे लिए जाएं तो वो 1000 भी कोई ले तो उसका भी रिकॉर्ड होता है, ऑन रिकॉर्ड होती है। तो मैंने कहा मैं ऐसा सियासी नहीं हूँ। मेरे सियासी मुखालफिन बड़े प्रोपगंडे करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। उससे मेरा एक अच्छा हुआ। उसके बाद आर्मी के लोगों ने वहाँ विज़िट किया, कमांडर साहब ने विज़िट किया, फिर वो सारे जितने यहाँ के कैंट के लोगों की वैक्सीनेशन थी वो भी उधर से जान हाल से हुई। अच्छा साहब, जो कैंट में आपका चूँकि हल्का कैंट और कैंट से बाहर भी है, आप ये बताएं कि कैंट में जो कब्रिस्तान का काफ़ी अर्सा से इशू चल रहा है, कैंट में 2-4 कब्रिस्तान है जो इस टाइम फुल हो चुके हैं। दुमियार रख के बारे में आप क्या कहते हैं कि दुमियार रख का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और कैंट हॉस्पिटल्स की से जो मैयत दफनाने का सिलसिला होगा दुमियार रख तक लेके जाने का कैंट के इलाके से, तो उसमें आप क्या क्या सहूलियात आवाम को देंगे? देखिए जी, मैं पहला MP हूँ जिसने कब्रिस्तानों के हवाले से आवाज़ उठाई। मेरे जितने लेटर्स आपको रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, मैंने कहा कि पिंडी शहर का बहुत बड़ा मसला है। पानी
के बाद जो सबसे बड़ा मसला में आ रहा था कि लोग बेचारे मैते रख के बैठे होते थे और वो कभी एक से इजाज़त लो, कभी दूसरे से लो, कभी जगह नहीं है। और कब्रिस्तानों की मैंने पहली बार पार्लिमानी एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू मैंने डिमार्केशंस के ऑर्डर करवाए और कब्रिस्तानों की चारदीवारियों के हवाले से करोड़ों रुपए का फ़ंड मंजूर कराया। आप कभी ढोकचरा दीन में जाएँ, आप झंडे आए, दो खब्बा वाले एरिया में जाएं, ये जो इलाके थे जहाँ पे कभी कब्रिस्तानों की चारदीवारियों का फ़ंड नहीं जारी हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने इन कब्रिस्तानों की चारदीवारियों के फ़ंड जारी किए। आपने जो बात की, अब जो धमियाल में रक वाली जगह है वो शहर से ज़रा बाहर है, तो हमने उसके लिए फिर मैयत बसेस का इंतज़ाम किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 4 बसेस के पैसे भिजवाए कि भाई आप ये करें और ये सारा करें। और दूसरी बात ये है कि हमारा एक, ये मेरे साथ जो बिल्कुल चकलाला पे एक बाउंड्री पे जगह पड़ी हुई थी 1008 कनाल मौजा चकलाला की, वो CDA की जगह थी। किसी दौर में हमारे साबिक़ वज़ीर दाखिला जो थे चौधरी निसार अली ख़ान ने उसको, उसमें से 500 जगह हॉस्पिटल के लिए करवाई थी, कुछ जगह कब्रिस्तान बन गया था, उस वक्त भी अनाउंस हो गया था। वो बड़ा ज़बरदस्त कब्रिस्तान बना, वज़ू की जगह अलहदा, जनाजा का अलहदा, कि आप वहाँ अगर विज़िट करें तो आपको वाकई महसूस होगा कि पहली बार गवर्नमेंट की जगह का आवाम को फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुपों की नज़रें थी। क्योंकि ये जो मेरी बेल्ट है ना जी, झंडा मड़ी ढोकचरा दीन से जो 2 वर्ड स्कीम 3 और फिर आगे आगे चलती है और बहरिया टाउन तक और वहाँ से एयरपोर्ट सोसाइटी तक, इसमें जितना पैसा अरबों नहीं खरबों रुपया जो कब्ज़ा ग्रुपों ने कमाया है, और कोई सरकारी ज़मीन उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई रफ़ायामा की ज़मीन नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि सूबाई हुकूमत के नंबर, और इससे बढ़ के मैं क्या बात करूँ कि पाकिस्तान की जो अफवाज के नंबर थे जिस पे MEO लैंड की डिमार्केशन हो चुकी थी और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पिलर्स लगे हुए थे, वो भी उखाड़ के उन्होंने वो भी जगह प्लॉट बना के बेच दी। इतना मजबूत माफिया था। और ऊपर से इन्होंने कोई सियासी लबादा भी ऐसा उड़ा हुआ था कि लोग इनको लैंड लॉर्ड ऑफ पिंडी समझते थे। ये मैंने आगे बेनकाब किए और मैंने इनको कहा, तो ये जो बात आप कर रहे हैं कब्रिस्तानों के हवाले से और बाकी, हम वाहिद हमारी हुकूमत है जिसने सूबाई हुकूमत के नंबरों को छुड़ा के वहाँ पे सरकारी दफातर शिफ्ट किए स्कीम 3 के साथ। एक निजी स्कूल चल रहा था जो लगभग कोई 2 या 3 मिलियन पर मंथ लैंड माफिया को रेंट देता था। ठीक है, और लैंड माफिया के लोग जो हैं वो पेंट कोट पहने हुए और ब्रांड पहने हुए फिर रहे थे। मैंने आगे उन्हें कहा, मैंने कहा ये जो ब्रांड पहने हुए फिर रहे हैं, मैंने कहा इनकी ज़रे आमदन सारी ये है जो 2 नंबर का पैसा है। मैंने कहा इनके आप गुशवारे चेक करें 1990 के, गुशवारे चेक करें 92-93 के, आपको पता चले ये पैसा इनके पास आया कहाँ से। उस वक्त तो कुछ नहीं था, उस वक्त तो खाली बस यही था जी कि सिलसिला। इसके बाद ये जितनी कीमती तरीन ज़मीनें थी, चाहे वो कब्रिस्तान की थी, चाहे नालों की थी, चाहे रस्तों की थी, चाहे सरकारी नंबर थे, चाहे MEO के नंबर थे, मैंने तो MEO को जाके जब फाइल दी और जब स्टेशन कमांडर साहब को मैंने बताई हकीकत, और मैंने कहा आप डिमार्केशन करवाएं सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, तो आप यकीन करें अरबों रुपए की ज़मीन सिर्फ मेरे हलके में और मेरे हलके की बाउंड्री के साथ, फॉरेस्ट लैंड क्या, दरियाओं की ज़मीन, नालों की ज़मीन, अरबों रुपया लोगों ने कमाया। यही पैसे, यही ज़मीनें अगर जिस तरह ये कब्रिस्तान को मिल गई चौधरी निसार अली ख़ान साहब की वजह से, यही ज़मीन हॉस्पिटल को मिल गई, इसी तरह यही जगह अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, बाकी वेलफेयर के लिए, डिस्पेंसरीज के लिए, मैं कहता हूँ कि ऑक्शन कर देती और यही पैसा इन इलाकों में लगता, तो आज इस पिंडी में ये पसमानगी ना होती। और मुझे दुख होता है पुराने सियासियों पे जिन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं कि आप किस लिए मुखालफतें लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा ये फ़र्ज़ है, लोगों ने मुझे वोट दिया है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, और तमाम सरकारी अफसरान का भी ये फ़र्ज़ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फ़र्ज़ है कि सरकारी चीज़ों की हिफाजत करना। और पुराने जो साबका दौर में जितने MNA MP थे सारे पर कनाल के हिसाब से पैसे लेते थे, और ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताई है, मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा जी ये माल अरबों रुपए वैसे नहीं कमाने हुआ, ये सिर्फ अपने मुफादात की सियासत के चक्कर में हुआ। 2-3 लोगों के अलावा पिंडी में किसी ने अवामी मफाद की सियासत नहीं की। अच्छा साहब, ये बताया जब आप रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर थे पंजाब के, तो जब आपने ये सारा इशू हाईलाइट करने के बाद, इसको हुकूमत के नोटिस में लाने के बाद आपने इस पर एक्शन लिया, तो आपको डर नहीं लगा इस माफिया से कि कल आप अगर अपनी सीट पे ना हुए तो ये माफिया तो अपनी जगह पे मौजूद होगा? तो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब आपने ये इतने 1000 कनाल राजी जो खरबों रुपए की थी बेनकाब करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की, आपके हाथ नहीं कांपे उस पर? मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। और एक बात आपको बताऊं, मेरी बात लिख लें, मैंने प्राइम मिनिस्टर को 2-3 मीटिंग्स में ये बात कही कि हमें सिर्फ 10 लोग वो चाहिए, सिर्फ 10 लोग वो चाहिए जो ये ना सोचें
कि आगे हमारे साथ क्या होगा। अगर आगे का सोचना है ना तो फिर मरने के बाद का सोचें कि हम जवाबदेह हैं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे पार्लियामेंटेरियन बनाया है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं गलत कामों को रोकूं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर उस बंदे की मुखालफत करूं, चाहे वो अपनी पार्टी का क्यों ना हो, जो गलत तरीके से पैसा बना रहा है, लोगों का हक मार रहा है, या अवामी जो वसाइल हैं वो अवाम तक पहुंचाने में रुकावट पैदा कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने ठीक नहीं करनी। ये मेरा और आपका भी फ़र्ज़ है। जब आप में और हम में इखलाकी जुर्रत होगी गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की, आप देखेंगे खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी। मसला हमारा ये है कि हम माफिया से खौफजदा हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ये बात आपकी उस लिहाज से ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, मेरे में कौन सी खूबी थी जी? मेरे बारे में तो लोग कहते हैं ये सियासी आदमी नहीं है, इसको सियासत करनी नहीं आती। ये क्या सियासत कर सकता है? सियासत में तो हर तरह के बंदे से हाथ मिलाना पड़ता है, और जो गलत से गलत काम कर रहा हो उसे भी कहना पड़ता है कि बस ठीक है यार, मेरे साथ तुम चलो, मुझे वोट दो, तुम अब जानो और तुम्हारे काम जाने, मैं तुम्हारे काम नहीं रोकूंगा। ये सियासत थी हमारी, और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स थी इसी ने मुल्क को तबाह किया है। जितने पार्लियामेंटेरियन से मुझे दुख होता है, 40-40 साल से लोग सियासत कर रहे थे यहाँ पे अपने मफादात के लिए, अपनी वोटों के लिए। प्राइम मिनिस्टर की ये सोच नहीं है जी। जो मैं सबसे ज़्यादा मुतासर हूँ प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में जाने के, कितने लोगों ने कहा जी हमारा हल्का ख़राब हो रहा है, हमारा वोट बैंक ख़राब हो रहा है, हमें लोग वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे अगर फ़िक्र है तो सिर्फ पाकिस्तान की है। ये अल्फाज थे। उन्होंने कहा ये आप उनके लिए बेहतरी सोचें, आप आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतरी सोचें। अगर हम अभी इन लोगों को नहीं रोकेंगे और हमारे हाथ कांपेंगे तो क्या हम अपनी आगे आने वाली नस्लों के साथ जुल्म नहीं कर रहे कि हर 2 नंबर लोगों को हम मोतबर बनाते जा रहे हैं कि जिस तरह मर्जी वो पैसा कमा ले, हमारे हाथ कांपें जी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखते हुए। क्यों? जायज़ तरीके से पैसा कमाए ना जी, गवर्नमेंट उनकी फेवर करेगी। अच्छे भी तो रास्ते हैं, पैसे बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, सोसाइटीज़ वाले हैं, बिल्डर्स हैं, कारोबारी तबका है, अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भी वसाइल उनके जा रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट उनके खिलाफ तो नहीं है। लेकिन जो माफियाज के लोग हैं, जो स्टेट के अंदर स्टेट बना के बैठे हुए हैं, जो स्टेट की ज़मीनें बेच रहे हैं, स्टेट के वसाइल खा रहे हैं और स्टेट को ही आंखें निकाल रहे हैं, तो उनके लिए हमारा मैसेज है कि हम रिट ऑफ स्टेट कायम करना चाहते हैं। और रिट ऑफ स्टेट और रिट ऑफ लॉ जब ये होगी तो आपका 2 नंबर का पैसा बनाने वाले बंदे को डर पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम पार्लियामेंटेरियन ने ये ना किया, ठीक है, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सरकारी अफसर जो हैं बेबस हो जाते हैं। पुरानी हुकूमतों में यही हुआ ना, जमहूरियत लोग करते थे। इन जमहूरी हुकूमतों में यही हुआ कि आपने ब्यूरोक्रेट्स के हाथ बांध दिए और अगली आने वाली हुकूमतों ने ब्यूरोक्रेट्स ने सियासतदानों के हाथ बांध दिए, और बाद में क्या हुआ? उन्होंने कहा आप मिल के खा लो सब कुछ। आम बंदा जो है गरीब से गरीब तर होता गया, और जो करोड़पति था वो अरबपति हो गया, अरबपति जो है वो खरबपति हो गया, और आम टैक्सेस का बोझ जितना था वो आम आवाम पे पड़ गया। ये हमारी बदकिस्मती थी, अलमिया था जहाँ से हमारा मुल्क आज इस हाल में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में भी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद चौधरी साहब से हेल्थ, तालीम के इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद चौधरी साहब से मज़ीद सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम चौधरी साहब से पूछेंगे कि जो रेवेन्यू की पॉलिसी बनाई थी चौधरी साहब ने, जो रेवेन्यू की पॉलिसी आप बना के गए, पाकिस्तान की तारीख में वैसी पॉलिसी अब कभी आएगी नहीं। आप उस पर क्या कहते हैं कि उस पॉलिसी में आपने जो रेवेन्यू बोर्ड में चीज़ें मुतारफ़ करवाई, उसके हवाले से हमारी आवाम को कहा था। रेवेन्यू पॉलिसी के लिए तजावीज़ जो थी ना जी, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। हुआ ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके आया, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही और काफ़ी लंबी मुलाकात थी, वो तकरीबन 35 to 38 मिनट्स की। जो मुझे उन्होंने टाइम बताया, जो बाहर में निकला तो उन्होंने कहा ये पहली मुलाकात थी आपकी, हम देख रहे हैं कि 10 से 12 मिनट का टाइम था, और इतनी उसमें सारी बात ही रेवेन्यू की पॉलिसी पे हुई कि हम इस महकमा माल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो मैं जब वापस आया तो 2-3 दिन बाद मुझे लाहौर जाते हुए कमर का इशू हुआ, और जब मैंने MRI कराई तो L5 का मुझे प्रॉब्लम आ गया, और डॉक्टर्स ने मुझे कुछ 2 से 3 माह का रेस्ट किया कि आप सफ़र नहीं कर सकते, और काफ़ी उसमें मुझे तकलीफ़ भी रही। तो मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ना सारे एक्सपर्ट लोगों को कहा कि आप मुझे मशवरा दें
कि मैं वैसे भी मैंने कहा मैं रेस्ट पे हूँ, तो हम एक पॉलिसी बनाते हैं बेहतर करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे ज़बरदस्त लोग जो थे इस इदारे के। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि हर इदारे में ना पाकिस्तान के बड़े बड़े जेनियस किस्म के लोग, ऐसे ऐसे लोग जीनियस कि आप मैं बता नहीं सकता, जेन्युइन लोग जो पैसे को नहीं अहमियत देते, जो अपनी ट्रांसफ़र्स को अहमियत नहीं देते, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो सोच होती है वो स्टेट का इंटरेस्ट होता है कि भाई हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ ऐसे लोगों में, मैं जब मिला तो मुझे हुआ, उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा ये रेवेन्यू है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये आपके पास सोने का नहीं हीरे की कानें हैं जो स्टेट लैंड्स हैं, और आप अगर इनको वागजार करवा लेते हैं तो ये जो पैसा है ये आवाम की बेहतरी के लिए भी लग जाएगा, इवन कि आपके जो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लग सकेगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, ना कि इन माफियाज़ को जो इन पे गलत तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हमने एक तय कर लिया मामला। उसके बाद एक रेवेन्यू पॉलिसी बनाई मैंने, और वो फिर मैंने CM को पेश की, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर को फिर पेश की, और उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। तो उसमें सबसे अहम जो उसका पहला पेज था, उस पर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक के तमाम रेवेन्यू स्टेट्स का सर्वे ऑफ पाकिस्तान से डिमार्केशन करवाई जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आता है स्टेट लैंड का डिमार्केशन का। हमारे बेचारे जो महकमा माल के रेवेन्यू अफसर हैं, नायब तहसीलदार या तहसीलदार, पटवारी हजरात, तो खाली देखें जी रिकॉर्ड के तौर पे होते हैं। असल काम करना होता है रेवेन्यू अफसर ने, वो नायब तहसीलदार होता है या तहसीलदार को रिकॉर्डर होते हैं, ठीक है। वो लोग जो हैं उनको पिछले अरसे में इतना कुछ कमज़ोर किया गया है, और इतना उनके साथ सियासी लोगों ने किया, और बहुत सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते थे। उनकी ट्रांसफ़रें सारी, जिन मौज़ूआत में वो पटवारी लगाना चाहते थे सियासी लोग, क्या रेवेन्यू अफसर, क्या बाकी लोग, क्या रजिस्ट्री महर्र, इस पूरे जो आपका सिस्टम था रेवेन्यू का, इसकी तबाही निकाल दी गई थी अपने मनपसंद अफराद को, अपनी मनपसंद रेवेन्यू स्टेट्स में, जहाँ से अरबों रुपए का काम हुआ करता था, और जो पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो ऐसी जगह जा रहा था जो कोई पूछ भी नहीं सकता था उनको। मतलब इतने पावरफुल माफियाज के लोग थे, बहुत सारे लोगों ने सियासी लबादा उड़ा हुआ था, बहुत सारे बाकी मामलात भी थे। सो ये जो लोग थे, मैंने देखा जब कि इतने कमज़ोर हैं कि ये डिमार्केशंस करते डरते हैं। पटवारी तहसीलदार को अगर आप किसी बड़े बंदे के वडेरे की तरफ भेज देंगे, या जागीरदार की तरफ, या कोई माफिया की तरफ, तो वो बेचारे वहाँ जाके पहले ही जाके कहेंगे जी हम तो मजबूर हैं जी, हमें AC साहब ने और DC साहब ने, या मेरा कह देंगे जी उन्होंने भेज दिया डिमार्केशन करने के लिए, और वो जो डिमार्केशन होगी वो अगले 1 हफ्ते बाद चैलेंज हो जाएगी किसी न किसी कोर्ट में। सो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सो मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान को टास्क दिया जाए, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जिस दिन मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप सारा ये सुपर इम्पोज, इसको कहते हैं कि तमाम मौज़ाजात को सर्वे ऑफ पाकिस्तान वालों ने सुपर इम्पोज किया, कि आपको पता होता है कि कौन सा खसरा कहाँ है। तो सबसे बड़ी मेरी कामयाबी वहाँ से शुरू हुई जब मेरी रेवेन्यू पॉलिसी की तजवीज़ में इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने टॉप प्रायोरिटी दी, ठीक है। सेकेंडली ये हुआ कि मैंने कहा जो अफसरान इतना हमारे लिए माफिया से टक्कर ले रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। यहाँ पे ये होता था कि जिस AC ने, जिस DC ने ऑर्डर किए ना डिमार्केशन के किसी तगड़े बंदे के ख़िलाफ़, तो वो अगले दिन या उससे अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाता था। हमने उस चीज़ को कहा, और बहुत बड़ा एक नाम था, मैं कभी फिर लूँगा, बहुत सारी जगहों पे मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए हम हुकूमत का हिस्सा है, बहुत सारी जगहों पे हमें बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है, लेकिन मैंने नाम लेके और लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर को कहा। मेरे उस लेटर पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या कर दिया, ये लेटर अगर आपका मीडिया में चला गया तो क्या होगा। मैंने कहा जी चला जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कहा जब मेरे साथ वो लोग खड़े हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, जो रिट ऑफ लॉ को वॉच कर रहे हैं, जो कहते हैं कि स्टेट का, सरकार का पैसा सरकार को आना चाहिए और वो आवाम पे खर्च होना चाहिए, तो मुझे क्या डर है, और लोगों को भी कोई डर नहीं है। सो वो जो मैंने स्टैंड लिया उसकी मुझे कीमत भी अदा करनी पड़ी। मुझे बहुत अरसे तक मेरे बहुत सारे कामों में बड़ी रुकावटें आई, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, और जिस मीटिंग में, यकीन करें आप, जिस मीटिंग में मैंने बात की, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, और वो उनकी जो हौसला अफजाई थी वो मुझे चार्ज कर देती थी कि काम नहीं हो रहे, रुकावटें पड़ रही हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माफिया को जिसको हाथ डाला था वो आम माफिया नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि अदनान आपने पीछे नहीं हटना, आप जिस तरह कर रहे हो आप करो। और मुझे रिपोर्ट्स भेजो, बहुत सारी मेरी रिपोर्ट्स PM से पहुंचने से पहले रोक दी जाती थी, और मैं बार बार लेटर लिखता था, रिमाइंडर्स भेजता था कि जी ये काम अभी तक नहीं हुआ, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है। सो ये रेवेन्यू का जो हमने काम किया है, और देखिए आप हज़ारों कनाल ज़मीन
हर ज़िले में, बल्कि आप इसको अब प्लस जब सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने किया है जो सर्वे, आप लाखों की तादाद में ले जाएं, ये सारी स्टेट की लैंड है। और ये जो लैंड है इसको हम खाली अगर हम रेंट आउट ही करें तो हम हर ज़िले में इतने काम करवा सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, इतने काम हम कर सकते हैं कि किसी ज़िले को बजट पंजाब से या फेडरल गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ जो साहब आते हैं रावलपिंडी में, क्या पंजाब सारे में ये मामला चल रहा है, जाली सोसाइटीज़ महकमे मौजूद हैं, आरडीए मौजूद है, उसके अलावा और काफ़ी महकमे हैं, ये इनकी वेबसाइट पे भी सोसाइटीज़ को अपडेट किया गया कि जाली हैं, लेकिन ये महकमे कार्रवाई नहीं करते। आज तक मैंने देखा है चक्री रोड के ऊपर जितना आवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है, जो एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार है, वो 8 हज़ार इनको पर मंथ किस्त पे कर रहा है, बाकायदगी से दे रहा है। 3-4 साल जब किस्तें पूरी होती हैं उसके बाद पता लगता है सोसाइटी की जगह फ्रॉड निकली और मालकान भाग चुके हैं। नैब में भी केस चल रहे हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये इस माफिया के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये जो जिनको मैं सोने की कानें कह रहा हूँ ना, जिन ज़मीनों को, वो जब सोसाइटीज़ उनके आसपास बनी और बहुत सारी सोसाइटियों ने बहुत बड़ा जो सरकार की ज़मीन का हिस्सा था या रफ़ायामा थी वो बीच में डाल ली और वहाँ पे घर बन गए, प्लाजे बन गए, और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आ रही थी कि किसी गवर्नमेंट ने इस पे काम नहीं किया जी। कुछ अर्सा पहले जब नून की गवर्नमेंट थी तो जो निसार अली ख़ान ने कुछ स्टेप लिए थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर सके थे। मतलब उनके आगे भी वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो निसार अली ख़ान जैसा बंदा भी उस माफिया के आगे बेबस हो गया था। निशानदेहियाँ की रिपोर्टें बनी, डिमार्केशंस हुई, सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने भी उस वक्त भी की, लेकिन उनको कोई हतमी तो उस पर मदकी अंजाम भी नहीं पहुँचाया गया। हमारी गवर्नमेंट ने ये किया कि जब हमने ये सारी चीज़ें देखी, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने, तो हमने 2019 में कानून पास किया, और वो कानून ये था कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर कोई सरकार की ज़मीन है, स्टेट लैंड है, कोई रफ़ायामा की ज़मीन है यानी कि शरआम, पाथ्स, पूंस, तालाब, ग्रेव यार्ड्स, कब्रिस्तान, और जो नाले, कस्सियाँ, नदी नाले वगैरह होते हैं, कोई भी ऐसी ज़मीन है जो रफ़ायामा की और नाकाबिल तकसीम है शर्त वाजिबुल अर्ज़ के मुताबिक, तो उस ज़मीन के बदले वो सोसाइटी जिसमें ये सारी ज़मीन आई होगी वो कम्पैक्ट पीस देगी। हम नहीं चाहते थे कि हम लोगों को तंग करें, जो उनके घर बनाए हुए हैं, सारी ज़िंदगी की आमदनी हैं, जिन्होंने प्लाट लिए हैं। तो हमने एक कानून पास किया कि अगर कोई सोसाइटी में ये रकबे आते हैं जो मैंने आपको काउंट करवाए हैं, तो उसके बदले उतना कम्पैक्ट पीस देंगे या मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो गवर्नमेंट को पैसे जमा कराएंगे। इस हवाले से ऑडिट टीमें हमने बनाई, तमाम डीसीज़ को अख्तियारात दिए, बल्कि डीसी पिंडी ने तो उस पर बड़ा ज़बरदस्त स्टेप भी लिया और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑडिट का कहा कि अगर, और कानून लिख के भेजा कि ये कानून है कि अगर वो जगह खाली है तो वो गवर्नमेंट की है, अगर उस पर कुछ बन गया तो उसके बदले वो देंगे। इससे बड़ा रिलीफ हम क्या दे सकते हैं? और देखें उससे ये हुआ क्योंकि हमें पता था कि ये कोर्टों में चलेगा मामला। हालांकि जो लॉ ये कहता है कि कोई भी सरकार की ज़मीन है उस पर किसी ने भी कब्जा किया तो डिमॉलिश करें, वो ये नहीं कहते कि भाई आप इसके बदले। हमने ये लचक पैदा की और वो सिर्फ इस हद तक कि जो सोसाइटियाँ जो अप्रूव हैं, इलीगल सोसाइटियों के लिए ये नहीं है, या कोई इलीगल का कोई नहीं कोई नरमी नहीं है, उनको तो डिमॉलिश करना चाहिए। और दूसरी बात है, इलीगल सोसाइटियों का तो काम ही नहीं है। इदारों को इतना मजबूत होना चाहिए कि इलीगल सोसाइटी का तो एक बोर्ड नहीं लगा होना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने इंटरेस्ट बना दिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चक्री रोड पे जो हालात बने हैं, रिंग रोड को बड़ा कैश किया इलीगल सोसाइटियों। देखिए रिंग रोड पिंडी की ज़रूरत है, लेकिन इस माफिया के पास पैसा इतना है हमारी और आपकी सोच से ज़्यादा। वो अगर उनको पता चलता है कि रिंग रोड अब इस तरफ मूव कर रहा है तो वो उसी एक विदिन 1 वीक वो अरबों रुपए की ज़मीनें उधर उठा लेते हैं। उनके लिए पैसा, देखें ये सारे लोग जो है ना, ये इस वक्त ये कोई आम लोगों में से नहीं है सोसाइटीज़ के ऑनर्स, चाहे इलीगल है चाहे लीगल है। और पिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया गया है वो सोसाइटीज़ नहीं बनाया, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है। अब और पूरे पाकिस्तान का इन्वेस्टर जो है उसकी नज़रें पिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि अब ये ट्विन सिटी हो गया है, अब तो अटक भी समझे आप इस्लामाबाद का आ रहा है हिस्सा और बाकी सिलसिला। तो हमने ये किया था कि हमने जब पंजाब गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये किया था कि इलीगल सोसाइटियों की लिस्टें बनाई थी और उनको तमाम इदारों
को कहा था कि वो आप अपलोड कर दें नेट पे। अब लोग इसके बावजूद हम इश्तिहार हम दे रहे हैं, नेट पे हम लगा रहे हैं, दफातर में लोग उनको खुद कहते हैं कि ये इलीगल सोसाइटी है ना लें, इसके बावजूद अगर लोग फाइलें ख़रीदें तो मुझे बताएं, कोई कब्ज़ा नहीं दे रहे, कोई फ़ाइल ले रहे हैं और फाइल वो 50 रुपए की फ़ाइल बनाते हैं, बेहतरीन प्रिंट करवाते हैं और लोगों से 50-50 लाख रुपया ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू भी कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई अदालत नहीं मानती, कोई कुछ नहीं। और हम हमारे लीगल एडवाइज़र अदारों में जो लोग बैठे हैं वो लोगों को क्या कि थक आ गए। आपको पता है जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो एक लफ्ज़ लिखा होता है, अंग्रेज़ दौर से चल रहा है, मुश्तरी हुशार बाश। वो क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है कि आप लेने से पहले उस चीज़ की तस्दीक कर लें। अच्छा, ये ख़रीदने वाले के लिए ज़रूरी है तस्दीक करना? मुश्तरी और शारबाज तो ख़रीदने वाले के लिए कहा गया। देखें, इसलिए कहा गया है कि रिकॉर्ड तो है ना, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका जिक्र ही नहीं है, सोसाइटी अप्रूव ही नहीं है, मलकियत उनके पास है ही नहीं, आप खाली एडवर्टाइजमेंट देख के 4 बोर्ड देख के बुकिंग करा रहे हैं, मौका आपने देखा नहीं है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहता हूँ हमेशा कि आप कम से कम ये तो देख लें कि वो एग्जिस्ट भी कर रही है वहाँ पे या नहीं कर रही, मौके पे कब्जा भी है या नहीं है, NOC उनके पास है नहीं है, LOP उनका मंजूर है या नहीं है, लोग पूछते ही नहीं है। और जब ये लोग अरबों रुपए कमा लेते हैं सोसाइटियों वाले, फिर ये समझते हैं कि कानून जो है वो हम उससे बालातर हैं, हमें कानून पूछ नहीं सकता। फिर हमारे जितने ये कमज़ोर इदारों के लोग हैं ये कहते हैं कि टेबल के ऊपर से पैसे ना आए, यानी कि गवर्नमेंट को पैसे ना आए, टेबल के नीचे से हमें कोई जो मर्जी दे जाए। तो हर तरह से लोग जो हैं फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो आपकी जो आमदन है ज़रूरत से ज़्यादा जो लोगों को होगी है सोसाइटीज़ को या बिल्डर्स को, इसी वजह से। और इससे ये नुकसान हुआ है कि जो ठीक लोग काम करने वाले हैं, जो साफ़ सुथरा काम कर, वो बेचारे बहुत नुकसान में चले गए, वो बहुत पीछे रह गए। अच्छा साहब, पुलिस के ऊपर आए, रावलपिंडी में पुलिस के हालात, अब अमन कमेटियाँ भी बहाल कर दी गई हैं, मुख्तलिफ देखा जाता है पुलिस की थानों के अंदर भी, ख़ास तौर पर रावलपिंडी में पहले बहुत पुलिस में सियासी तबादले बहुत ज़्यादा थे, पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं था। आपने रावलपिंडी पुलिस की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए हैं? और रावलपिंडी में एक अहम केस था जो ज़ैनब कत्ल केस था, आपके हलके में ये वाक़या हुआ, एहतजाज हुए, थाने के ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन आपने उस केस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसकी का पीछा करने के बाद उस जो दरिंदा सिर्फ इंसान था उसको सज़ा मौत हो गई। आप क्या कहते हैं कि इस केस में पिंडी पुलिस का, आपने उस केस का पीछा करने के बाद ऐसे इंसान को सज़ा मौत तक पहुँचा दिया, रावलपिंडी पुलिस अगर हर केस के पीछे इसका नज़र रखे तो क्या समझते हैं कि मुलज़म बच सकते हैं? देखिए जी, पुलिस का जो है ना एक डर और खौफ होना जुराइम पेशा लोगों को, शरीफ लोगों को नहीं, जुराइम पेशा लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके सबसे पहले ये जो ज़ैनब बच्ची का वाक़या था, उस बेचारी के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, वो उन लोगों ने की जो मंशियात फ़रोश थे, उसी महल्ले में हुई, उनके सामने घर था। क्या इलाके के लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब महल्ले में कोई मंशियात फ़रोश आके शराब बेचें और लोग वहाँ से गिरते पड़ते जा रहे हों नशे की हालत में, तो उनको रोक के थाने देकर आएँ, या 10 लोग वहाँ से इकट्ठे होकर थाने जाएं और कहें कि हमारे महल्ले में ये हालात हो रहे हैं? तो क्या ख्याल है आपका कि पुलिस इतनी बेलगाम है कि कार्रवाई नहीं करेगी मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़? बहुत सारी जगहों पे हमारी इखलाकी तौर पे हम पे फ़र्ज़ बनता है। मैं बहुत सारे लोगों को ये बात कहता हूँ, मैं वाहिद MP हूँ जो अपनी मसाजिद में SP लेवल के लोगों को लेके आया खुली कचहरियाँ की। SHO की बस की बात ही नहीं थी मंशियात फ़रोशों को रोकना, ये इतने लोग स्ट्रॉन्ग थे। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, ये झंडा चेची जहाँ बैठे हैं, जहाँ ज़ैनब का वाक़या हुआ, उसका मर्डर हुआ, मैंने लोगों को SP ने आगे कहा माइक पे कि बताएं इस इलाके में कहाँ मंशियात बिक रही है, कहाँ गलत लोग हैं, कहाँ बदमाश रहते हैं, कहाँ वो लोग रहते हैं जो लोगों को तंग करते हैं, शरीफ लोगों को। आप यकीन करें, उसने कहा मैं ऐलान कर रहा हूँ और अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, उसने कहा मैं तो चौधरी अदनान MP है, मुझे ले आए हैं इधर, मैं एज SP आया हूँ, कभी इन इलाकों में कभी SHO क्या ASI नहीं आया था पूछने के लिए, ये वो इलाके थे। तो मैं लेके आया और SP ने मुझे कहा कि आप वाहिद MP हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, नहीं तो लोग अपनी वोटों के चक्रों में पुलिस के साथ नहीं बैठते, क्योंकि क्रिमिनल लोगों के वोट लेते हैं लोग। तो उस SP साहब जो जावेद साहब थे, वो उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुए, और मैं यकीन करें कि मैं हैरान हो गया उस बंदे की बात सुन के। उसने लोगों को कहा कि आप में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप ख़ुद बताएं मैं आया हूँ इधर। कोई बंदा नहीं बोला, यकीन करें आप। फिर मैंने माइक लिया और मैंने कहा जी ये इलाका, ये एरिया, एज ए MP है। लोगों ने मुझे कहा, कई लोगों ने,
कि यार आपने वोटें नहीं लेनी लोगों से। मैंने कहा जी नहीं चाहिए ऐसी वोट, लेकिन कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन होगा कि मैं जिस इलाके से MP मुंतखब हूँ, मैंने गलत लोगों का साथ नहीं दिया और पुलिस को मैंने फ्री हैंड दिया कि आप करें कार्रवाई, लेकिन गलत नहीं, नाजायज़ नहीं। अगर कोई किसी दौर में भटका हुआ था और बाद में वो सही रास्ते पे आ गया है तो उसको तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं और लोग उसका गवाही दे रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने जो बात की, मैं इसलिए गहराई में गया कि लोगों में खुद इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। यहाँ शाम को आके मेरे से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है, और जब मैं सुबह आगे उनको कहता हूँ कि आपने 10 बजे मेरी SP साहब से बात होगी, आपने पहुँचना है, उन्हें बताना है, तो आप यकीन करें कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा जी रात को हमारे घर जिरगा आ गया जी, महल्लेदारी है, तो हम सुबह दरख्वास्त नहीं दे रहे या हम SP साहब के पास नहीं जा रहे। पुलिस का रोल जब तक लोग खुद जुर्रत नहीं पैदा करेंगे, एक बात वो ठीक नहीं होगा। सेकेंडली, जो थानों का कल्चर हमने ठीक किया है, कभी आपने सुना था कि थाने में जो जहाँ पे वो बंद करते हैं लोगों को हवालात में, वहाँ पे रपट होती है कि उसके बगैर वो हवालात में बंद नहीं कर सकते। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आज वो पुलिस जो हवालात में, जिसको पता नहीं होता था कौन बंद है और किसको मारा जा रहा है और किसको छोड़ा जा रहा है, उसकी सारी फुटेज आपके CPO ऑफिस के पास जा रही है। किसी बंदे से ज़्यादती नहीं हो सकती। अगर उन्होंने 6 बंदों को बंद किया है तो रपट में 6 नहीं है तो उसी दिन SHO मअतल होगा, उधर से फारिग होगा। और कोई सियासी हमने मुदाखलत नहीं की जी, कोई सियासी मुदाखलत नहीं की। इवन कि 1 अरब रुपए की जगह मैंने वागजार कराई, स्कीम 3 के साथ सूबाई हुकूमत का वो नंबर था 27 कनाल जगह का, जब वागजार कराई तो कोई सरकारी इदारा वहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं था, लैंड माफिया के डर की वजह से। SP साहब ने उधर कहा कि हम यहाँ पुलिस स्टेशन करते हैं शिफ्ट। एयरपोर्ट थाना CPO साहब उस वक्त जो एहसन यूनुस साहब थे, उन्होंने IG साहब से बात की, मैंने बात की, वहाँ थाना शिफ्ट है। वही थाना जहाँ कोई जाता नहीं था, आज वो थाना लोगों को वसाइल लेते हैं और आपकी 115 की कॉल पे 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पुलिस पहुँचती है। आपकी जो ख्वातीन है उनके लिए जो हरासा वाला हमने कानून पास करवाया है, 2 से 3 मिनट में उनको कॉल आती है कि जहाँ पे उनके लिए साथ कोई भी ऐसा मसला हो जहाँ वो अनकम्फर्टेबल हों और वो फील कर रही हों कि हमें यहाँ पे परेशानी आ रही है, ठीक है। और कितने केसेस ऐसे हैं जो हम, अब लोग कहते हैं ना जी इतनी FIR इस दौर में होगी हैं, हमने खुद कहा है कि दें FIR गलत लोगों पर। पहले दौर ये था कि 2-2 महीने लोग फिरते थे, FIR ही नहीं होती थी। आज लोग कहते हैं कि FIR, जुराइम बड़े बढ़ गए हैं। जुराइम इसलिए बढ़ गए हैं कि पुराने अदवार में तो FIR ही नहीं दर्ज होती थी, मंजर आम पे नहीं आती थी। मंजर आम पे शाम को जिरगे होते थे, सुलह हो जाती थी, गरीब से गरीब बंदों के साथ ज्यादती होती थी, लोगों की इज्जत नफ्स महफूज नहीं थी, जान माल महफूज नहीं था। हमने तो बिल्कुल पुलिस को फ्री हैंड दिया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि किसी शरीफ आदमी से ज्यादती ना हो। कोई बंदा अगर ये शिकायत लेके आता है कि पुलिस ने हमें नाजायज़ तंग किया है तो हम फ़ौरन हाई लेवल पे बात करते हैं। अच्छा साहब, तालीम के हवाले से बात करते हैं, तालीम के ऊपर आपकी क्या तवज्जो है? सबसे ज़्यादा जो तरक्याती काम हुए हैं जी पिंडी में, उसमें तालीम जो है वो सर फहरिस्त है। इस वक्त सबसे ज़्यादा आपका पिंडी का शहर है जब तालीम के लिहाज से जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ठीक है। आपकी हर बच्चे को दाखिला मिलता है, बाहर से लोग आते हैं पिंडी में तालीम हासिल करने के लिए, इससे बड़ी क्या बात हो। और ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे दौर में हुआ है, ये हर दौर में हुआ है। मैं कभी किसी भी गवर्नमेंट में अगर कोई अच्छा काम हुआ हो तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हर दौर में तालीम के लिहाज से पिंडी खुशकिस्मत है कि वहाँ अच्छे काम हुए। और हेल्थ के ऊपर आप क्या समझते हैं? रावलपिंडी में सरकारी हॉस्पिटल्स इस टाइम तकरीबन 3-4 हैं बड़े हॉस्पिटल, उसके अलावा आबादी रावलपिंडी की दिन ब दिन बढ़ रही है। कोरोना के दिनों में रावलपिंडी में हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई थी, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट के दौर में 1-2 हॉस्पिटल्स और बनाए गए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़नी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बढ़नी चाहिए जी। मैं ये समझता हूँ कि जितने रेवेन्यू स्टेट्स हैं, मोज़ाजात हैं, जिनमें जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, सबसे पहले उधर हॉस्पिटल्स के लिए होना चाहिए। और हमने हेल्थ कार्ड का जो फैसिलिटी लोगों को दी है आपके सामने, वो गवर्नमेंट का काम बड़ा अप्रिशिएट किया गया है और उसे हमारे हलकों में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया। आम आदमी को ये तसल्ली हुई है कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम हॉस्पिटल जाके किसी के मुंह की तरफ नहीं देखेगा, ज़कात के फॉर्म नहीं फिल करेगा, किसी से उधार नहीं लेगा, वो कार्ड देगा और अपना वो जो भी उसको है सिलसिला वो इलाज करवाएगा। एक तो ये बात। सेकेंडली ये है कि सेहत, तालीम और इंसाफ, जिस वक्त जिस गवर्नमेंट इस पे काम करती है ना जी, ये डायरेक्टली इसके असरात आम आवाम पे होते हैं, ठीक है। और जिस माशरे में आप
अपने आवाम को ये 3 चीज़ें नहीं दे सकते, आप उम्मीद नहीं रखेंगे कि उधर से करप्शन ख़त्म होगी, आप उम्मीद ना रखें कि उधर से क्राइम ख़त्म होगा। ये 3 चीज़ें एक बेसिक हैं। और उसके बाद अभी हमारा पिंडी का सबसे बड़ा मसला जो है पीने के पानी का है, उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को और CM साहब को कहा है, गाजी बरोथा से और ये आपका ददोछा डैम, ये 2 जगह जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, गाजी बरोथा से पानी पिंडी तक नहीं आएगा और ददोछा डैम नहीं बनेगा, और हमारे स्मॉल डैम्स जो अब बनना शुरू हुए हैं वो नहीं बनेंगे। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट हमारी इस पर काम कर रही है, और मुझे यकीन है कि जब ये पानी, साफ़ पानी, बिजली, पानी और गैस, ये 3 चीज़ें भी ऐसी हैं कि इससे बुनियादी चीज़ें हैं जी, इसके बगैर आपके आवाम में बेचैनी नहीं ख़त्म हो सकती। महंगाई का इशू मैं खुद कहता हूँ, आपने सवाल नहीं किया, मैं खुद कहता हूँ, मैं उसी तरफ आने वाला था। आप बड़े ज़ीरक इंसान हैं, मेरे चेहरे के तसरात पढ़ लिए आपने। PTI का सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो महंगाई रहा है। जब PTI आई, एक महंगाई का दौर शुरू हुआ। खान साहब ने हमेशा ये कहा कि आप टैक्स दें, हम आवाम को रिलीफ देंगे, रिलीफ उन्होंने दिया भी है। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई PTI की वजह से आई, या ये जो PTI के ऊपर आया एक बोझ पड़ा कर्ज़ों का, ये उसका शख्साना है? देखिए जी, बात ये 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो हमने कर्ज़े लिए हुए वो हमें इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वापस करनी ही करनी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। दूसरा ये, कोई मुझे एक गवर्नमेंट बता दें जो जब आई हो तो जो जिस चीज़ की कीमत 100 रुपया था वो 100 रुपये ही रही हो। कोई एक गवर्नमेंट मुझे माजी की बता दें, हमेशा प्राइजेज़ ऊपर ही गई हैं। और ये जो कोरोना की वबा आई है, ये 100 साल बाद दुनिया में, आप तारीख़ देख लें कि 100 साल बाद एक ऐसी वबा आती है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। हमारी बदकिस्मती कह लें कि ये जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया की माइशत को उल्टा के रख दिया। बड़ी बड़ी माशी तौर पे जिसे कहते हैं बड़े पावरफुल जो ममालिक थे, वो भी, उनकी मैशत भी बिल्कुल क्रैश होकर रह गई। तो ये महंगाई ही सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे एक सिलसिला हुआ। और वो मैं फिर आपको कहता हूँ कि 100 साल बाद एक जो तूफ़ान आया ये वबा की सूरत में, एक सारा वो हमारे दौरे हुकूमत में आया। और मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान के हर इदारे ने, चाहे वो पाक फ़ौज है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो एजुकेशन है, जो इदारे थे, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इवन के लोकल लोग हैं, फोकल पर्सन है, हमारी टाइगर फोर्स है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के इदारों से लेके अवाम तक ने इसका भरपूर और ज़बरदस्त मुकाबला किया। लोगों ने मिसालें दी हर मुल्क में, हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके तर्ज पे फिर बड़े बड़े ममालिक ने उसको अपनाया। तो एक तो बात ये है। दूसरी सेकंड जो बात है, हम टैक्स जो है ना जी, जो कलेक्शन हमने शुरू की है, अब मुझे FBR वालों ने कहा कि आप सिर्फ कमर्शियल टैक्स ले लें तो आपके रेजिडेंशियल टैक्स फ्री हो जाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी को। अगर कमर्शियल वाले लोग, जिस तरह ये मेन रोड्स पे प्लाजे हैं, CNGs, हॉल्स हैं और बाकी मॉल्स हैं, ये लोग अगर दे दें। सेकेंडली, आप अपनी स्टेट लैंड को का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको आप आवाम के लिए बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। उनके जो से अर्निंग है जो उनसे वो लैंड माफिया को ना जाए, वो आपके इदारों को आए और उधर से फिर आवाम को आए। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं इंशाल्लाह। देखें, टैक्स हमने कलेक्ट किया है और उसके असरात आपने देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगा आपको कि जब हम मुल्की सोच रखते हैं ना, फिर हमारी कोलिशन की गवर्नमेंट होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। हमें अपने इदारों के साथ भी बेहतर ताल्लुकात बना के रखने हैं, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स पे इस वक्त हालात हैं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, ईरान है, बाकी चीज़ें, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वाहिद एक पाक फ़ौज है। आज आप देख लें यूक्रेन का क्या हाल है, वाहिद एक पाक फ़ौज है जो हमें सरहदों की कोई फ़िक्र नहीं है और हमारा मुकाबला अब अंदर के दुश्मनों से रह गया है। और अवाम ये बेहतर समझती है कि किन पार्टियों ने अवाम की बेहतरी सोची है और किन पार्टियों ने अवाम की खिदमत का नारा लगा के और अपने खरबों के असासे बनाए हैं और बैरून मुल्क दुनिया में भी वो बादशाहों की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज अगर वो पाकिस्तान छोड़ के भी चले जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को ये शऊर है, अवाम ये चाहती है कि वो हुकूमत यहाँ पे रहे जो इदारों के साथ, ख़ासकर हमारे अस्करी इदारे जो हैं उनके साथ एक बेहतरीन उनका कोऑर्डिनेशन हो, बेहतरीन एक सिलसिला हो जिससे मुल्की मुफादात की बात की जाए और मुल्की मुफादात के साथ साथ आवाम के मुफादात जुड़े हुए हैं। सो ये 2 चीज़ें हैं जो हम कर गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वाकई दुनिया में वो मुल्क बनेगा जिसका ख्वाब इमरान खान साहब
ने कहा है कि वो साबित करेंगे सच, और वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल और काज़म ने देखा है वो सच साबित होने की तरफ हम जाएंगे। बाकी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अगर हम कहें कि जी हम कर्ज़े ही लेते रहें तो हम अमीर हो जाएंगे, हम कर्ज़े ही लेते रहें तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। हमें खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए आवाम को खुद, जो वसाइल वाले लोग हैं उनको खुद टैक्स देना पड़ेगा, और जिनके पास वसाइल नहीं है उनका हुकूमत को ख्याल रखना पड़ेगा। जी, जैसा कि नाज़रीन हम मौजूद थे चौधरी अदनान साहब MPA साहब के पास। चौधरी साहब ने जैसा कहा कि हमें अपने अदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें दूसरे ममालिक से सबक सीखना चाहिए, पाक फ़ौज की इज़्ज़त करें, अपने अदारों की इज़्ज़त करें। दूसरी तरफ उन्होंने जो करप्शन के बारे में बातें की, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक माफिया से मुकाबला किया, उसके बारे में बातें की। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इफ्तार अली भट्टी को इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।